बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, मगर क्या पाकिस्तान भी उतनी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब तो हम हासिल करने की कोशिश करेंगे हारून साहब से। मगर पाकिस्तान के अंदर सियासत की दुकान हर रोज़ मुख्तलिफ तरीके से चमकाई जाती है, जिसमें तमाम लोग अपने अपने बराबर का हिस्सा ज़रूर शामिल करते हैं। अब एक तरफ तो कराची शहर के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, अपोजिशन जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, मगर अब पहले जो खबर नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी से मुतालिक बन रही थी, अब खबर यह बन रही है कि शायद इमरान खान साहब की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं या फिर तहरीक इंसाफ को घर भेजने का प्लान कर लिया गया है, क्योंकि हुकूमत के अपने ही लोग अंदर से मुखालिफ आवाजें उठा रहे हैं। क्या किसी भी जमात का अनपॉपुलर हो जाना सियासी लिहाज से इस बात का गमाज है कि उसके दिन गिने जा चुके हैं? इस पर हारून साहब का हम तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये आई, इसका इजरा हुआ, इसके ऊपर तमाम लोगों ने बात की, इसकी जरूरत के हवाले से होती रही, मगर इसके तमाम अहम नकात क्या हैं वो आज हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी अहम चीजें ऐसी हैं इस पॉलिसी के हवाले से जिन पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। मुकम्मल तस्वीर आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सानिया मरी के जो नए हकायक मंजर आम पर आए हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, जिस तरह से मैंने बात की, सबसे पहले तो सियासत के ऊपर ही हम बात करेंगे। परवेज खटक साहब के हवाले से आपने गुज़श्ता रोज़ बड़ी तफसील के साथ बात की थी, मगर नूर आलम साहब तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग बैठते हैं, यानी कि हुकूमत की अगली कितारों में जो लोग बैठते हैं, उनके नाम ECL में डालें, पाकिस्तान बच जाएगा, हुकूमत बच जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। बात यह है कि अगर कोई ख़राबी है या बेहतरी है तो इमरान खान साहब की वजह से है। काबीना में डिस्कशन होती है, वहाँ फैसले होते हैं, तो इनको ECL पे डालने का क्या फ़ायदा होगा? और क्या उनसे कोई तफ्तीश करनी है तो वो, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ गलतियों के मरतकब हो रहे हैं तो वो उसके बग़ैर भी किया जा सकता है। असल में उनके लहजे से ये साफ नज़र आता है कि वो सख्त नाराज़ हैं, और नाराज़ इसलिए है कि हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है, वादे पूरे नहीं कर सकी। और वादे सबको मालूम है, अब बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। उसमें एक पहलू ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों ने वादे किए थे लोगों से गैस के कनेक्शन देने के, जहाँ और बहुत से ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं हो सके। ये वादा कैसे पूरा हो सकता था? ये बात मालूम है 2-3 साल से कि गैस कम हो रही है और अगले 8-10 साल में, 12 साल में ये ख़त्म हो जाएगी। आप घरों में, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि बहुत कम मुल्कों में ये घरों तक पाइपलाइन के ज़रिए गैस पहुंचाई जाती है। आप ईरान से गैस ले लेते, सेंट्रल एशिया से मंगवा लेते तो पॉसिबल थी। अच्छा, हम्माद अज़हर पे नुक्ताचीनी की जा रही है, उसको टारगेट किया जा रहा है कि उसने ताख़ीर की, मुमकिन है कुछ उसकी कोताही इसमें शामिल हो, लेकिन पैसे कहाँ थे गैस मंगवाने के लिए? और ये फ़ैसला हम्माद अज़हर को तनहा करना था। तो अक़वात पूरी नहीं हुई, हल्के में जाते हैं लोग, नुक्ताचीनी करते हैं। चुनाचे उस पर वो पहले नूर आलम साहब ने पहले भी बरहमी का इजहार किया था जी, और वज़रा पे बरहमी का इजहार किया था। वज़रा तो एक रोल है उनका पॉलिसी में, एक हद तक है, एक हद से ज़्यादा तो नहीं है। और ये हम सब जानते हैं कि मुशीर अक्सर नाक़िस हैं, टीम अच्छी नहीं बनाई है, तैयारी नहीं की। वो किसी ने कहा था कि इतनी तैयारी भी नहीं की जितनी कोई आदमी गंडेरियों का कारोबार करना चाहता हो, रेडी बनाना चाहता हो तो वो 2-3 महीने सीखता है, इतनी भी नहीं की। देख कितने वज़राए ख़जाना बदले, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले पंजाब में, कितने IG बदले, कितने FBR के आदमी बदले, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी बदले। तो ये तैयारी नहीं थी, गिरफ्त नहीं थी चीज़ों पे, उसकी वजह से हुआ है। अब पैनिक का शिकार हो रहे हैं अनपॉपुलरिटी की वजह से। और पहले अपोजिशन मुनकसिम थी बहुत बुरी तरह, और अब ये भी मुनकसिम हो रहे हैं। बाकी इससे मैं इत्तफाक नहीं करता कि वो हुकूमत जा रही है। एक साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मुल्क से भाग जाएंगे इमरान खान। मुल्क से क्या भाग जाएंगे? वो ये उनका मिजाज और टेम्परामेंट ही नहीं, और भागने की उन्हें ज़रूरत क्या है? ये अगर नवाज़ शरीफ और जरदारी खरबों रुपए की करप्शन करके यहाँ रह सकते हैं, नवाज़ शरीफ साहब तो आखिर में खैर भाग गए, तो ये इमरान खान को नवाज़ शरीफ पर क्यास करना दुरुस्त नहीं है। मुकदमात की तैयारी है, ये मैं आपको बता दूँ। यानी अपोजिशन ने इस इम्कान पे कि फ़र्ज़ कीजिए उसे जल्दी हुकूमत मिल जाती है या ताख़ीर से मिलती है 2023 में, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस तैयार कर रखे हैं
और कुछ वज़रा के ख़िलाफ़ भी और कुछ अफसरों के ख़िलाफ़ भी, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ भी, और मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ भी। तो वो तो खैर किस्सा इसी तरह चलता रहेगा जैसे हमेशा चलता है। 90s के डिकेड में जैसे लास्ट डिकेड कहा जाता है, ज़ाया किया हुआ अशरा, उसी तरह की सिचुएशन रहेगी जब तक कि अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इमरान खान साहब को अपने रवैये में तब्दीली लाने की, कि एहतसाब वाहिद एजेंडा नहीं होता हुकूमत का। एहतसाब अपनी जगह पे जारी रहता है और वो अदारे करते हैं। वज़ीर आज़म का ये कहना न्यूयॉर्क में जाके ऐसी बंद करा दूंगा, इस तरह की बातें करना, तो वो उनको तसव्वुर वाज़ेह नहीं है कि सिविल ये कौमी सलामती पॉलिसी में भी अदारों पे इतना जोर नहीं दिया गया है। अगरचे ये अच्छी बात है कि एक पॉलिसी आई है सही अभी, और ये ज़ाहिर है हतमी शक्ल तो नहीं है, उसमें इनपुट ली जाएगी अपोजिशन की भी, मीडिया की भी, सब लोगों की, और मुमकिन है उसमें जहाँ ज़रूरत हो रद्दोबदल किया जाए। हाँ, रद्दोबदल किया जाएगा। ठीक है हारून साहब, ये भी अफवाह है या इसमें कुछ सदाकत आपको महसूस होती है कि पहले जो परवेज़ खटक साहब का रवैया देखा, नूर आलम साहब का देखा, कहा जा रहा है कि इजलास से पहले, जिसके हवाले से परवेज़ खटक साहब की बातें आ रही हैं, उससे पहले उनकी एक कोई मुख्तसर सी मुलाकात जहांगीर तरीन साहब से हुई थी। उसके बाद फिर देखा परवेज़ खटक साहब का बिल्कुल लहजा बदल गया, हमाद अजहर साहब के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी, फिर नूर आलम साहब का भी यही बताया जा रहा है। क्या वाकई सदाकत है? मैं नहीं कह सकता, मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। अफवाहें बहुत फैलती हैं इस तरह की सिचुएशन में, ख़ास तौर पे जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना, जो वक्त से पहले ही बहुत बहस शुरू हो गई है। वक्त से पहले इस तरह की बातें हो जाना, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कितना नुकसान देती हैं? देखिए, दो मिसालें मेरे सामने हैं। एक ये है कि 1970 की इलेक्शन कैंपेन एक साल पे दराज हो गई, जिसके नतीजे में तलखी बहुत बढ़ गई, और फिर जो खराबी हुई वो सब जानते हैं। इलेक्शन कैंपेन 3, 4, 5 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, कायदे की बात यह है। इसी तरह दूसरी मिसाल मेरे सामने है कि 30 अक्टूबर 2011 में PTI का जलसा हुआ, और 6 महीने तक वो मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी थी, लेकिन वो उन्होंने सारा अरसा इलेक्शन में ज़ाया कर दिया। फिर उस इलेक्शन को मनसूख किया और नए इलेक्शन का ऐलान किया जो नहीं हुए, फिर नामजदगियाँ हुई। तो ये वक्त जब आप ज़ाया करते हैं गैर ज़रूरी चीज़ों में, जब आप तरजीहात सही मुतय्यन नहीं करते, तो फिर उसका नुकसान तो उठाना पड़ता है। ठीक है। अब हारून साहब, क्या PTI में वाकई कहा जा सकता है कि टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है? एक तरफ तो अफवाहें हैं, मगर अगर नूर आलम साहब को, परवेज़ खटक साहब को देखें तो आपको लगता है कि वाकई टूट फूट शुरू हो चुकी है PTI के अंदर? नाराज़गी है। टूट फूट तब होगी जब कोई आदमी अलग हो जाएगा। कोशिशें तो हर तरफ से जारी रहेंगी, और ये भी हो सकता है कि वो कुछ कारकर्दगी कर दिखाएं जो अगरचे मुश्किल नज़र आता है, तो उधर से कुछ लोग इनकी तरफ आ जाएं। इनकी कमज़ोरियाँ हैं तो उनकी भी कमज़ोरियाँ हैं, उन पर करप्शन के केसेस हैं। नवाज शरीफ साहब वापस तो नहीं आ सकते फ़िलहाल, और उन पर भी केसेस हैं। अब शहबाज शरीफ साहब पे भी, और जरदारी साहब का तो हाल बहुत ही पतला है, कितने मसनूई खाते हैं। तो वो सबके मसाइल हैं। ये सियासत में बहुत कबल वक्त पेशगोई नहीं की जा सकती चीज़ों की। ये प्रोपेगेंडा में एक साहब ने तो कह दिया मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। बताइए अब इस पे क्या कहा जा सकता है? दुरुस्त बात है। ठीक है हारून साहब, ये तो ओवरऑल हमने बात की, मगर कराची के हवाले से उसकी सियासत भी आजकल बड़ी लाइमलाइट के अंदर है, जिस तरह एहतजाज वहाँ पर चल रहा है। बल्कि PTI ने तो ये ऐलान कर दिया है कि 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी वहाँ से एहतजाज करेगी, मगर हम घोटकी से कराची लेकर जाएंगे एहतजाज। ये 27 फरवरी की तारीख है, होगा क्या? टकराव तो नहीं हो जाएगा? नहीं, टकराव क्या होगा? यही ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई। नॉन इश्यूज़ पे कुछ लोग वो करते रहेंगे, शोर शराबा करते रहेंगे, एक दूसरे को ब्लेम गेम जारी रहेगी, और जो असल अहमियत है जिन चीज़ों की उस पर बात नहीं होगी। देखिए, दो मसले हैं। सिर्फ कराची में ही बल्दिया के इख्तियारात का मसला नहीं है, जिस पे अपोजिशन का मौक़िफ़ और PTI यानी सिंध की अपोजिशन का बिल्कुल 100% सही है। 100%, 99% नहीं। कराची जैसे शहर को बल्दिया के बगैर गवर्न नहीं किया जा सकता। मजबूत
ताकतवर बाख्तियार बल्दियाती हुकूमत के बगैर गवर्न कराची नहीं हो सकता, इसका सवाल पैदा नहीं होता। हमारे सामने है कि जब बल्दिया को इख्तियारात दिए गए तो उसके नतीजे में गैर मामूली बल्कि हैरान कुन हद तक तरक्की हुई। मुझे याद है नेमतुल्लाह खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने ये वादा नहीं किया था कि कराची को सरसब्ज बनाया जाएगा, मैंने ये वादा नहीं किया था कि यूनियन काउंसिलों को पैसे दूंगा, मगर मैंने हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए दिए। आज के हिसाब से एक बड़ी रकम है, देखिए ना, 20 साल पहले की बात है। और ये कराची में जो है वो ग्रीनरी में भी इजाफा किया, कच्ची आबादियों को बेहतर बनाया। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तामीर और तरक्की का बहुत काम हुआ, मैं जाता था वहाँ, शहर खुदा पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था, ये वाक़या है कि 40 मिनट का सफ़र 25 मिनट में तय हो जाता था। इतने अंडरपास बने, इतने ओवरहेड ब्रिज बने, सड़कों की हालत बेहतर हो गई थी। और अब क्या है, अब कूड़ा नहीं उठाया जाता, पानी जो है वो साफ़ किए बगैर समंदर में डाला जाता है, जिससे आबी हयात जो ख़तरे में है। और पीने के पानी में कोई इजाफा नहीं हुआ, कितने बरस ज़ाया हो गए। नजीब हारून कहते रहे कि मेरे सुपुर्द कर दें, उन तो कभी सरकारी काम किया ही नहीं था, वो तो मुफ्त में करना चाहते थे, किसी ने सुनकर नहीं दिया जी। और एक रिपोर्ट बनी, कुछ काम हुआ, फिर कहा गया कि ये ठीक नहीं है, फिर दूसरी रिपोर्ट बने। और कोई आपको बताया था 100 अरब रुपए का पानी तो बेच दिया जाता है हाइड्रेंट के जरिए। दुनिया में कहीं ये तमाशा भी होता है कि सरकारी पानी टैंकरों के जरिए बिक रहा हो और शहरी जो है पानी खरीद रहे हो। फिर क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। 2013 में यही सिचुएशन थी तो रेंजर्स के हवाले कर दिया गया था शहर को जी। तो अब 4 डकैतियाँ तो एक हफ्ते में हुई हैं हाईवे पे, और टेलीफोन छीनने के, मोबाइल छीनने के, गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल के वाक़यात बढ़ गए हैं। तो कराची पुलिस के चीफ ने कहा है कि सिर्फ पुलिस की नफरी में इजाफे से कुछ नहीं होगा, नफरी भी कम है, ये भी अपनी जगह है, लेकिन सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उस पर अमल होना चाहिए। हर जगह कैमरे लगे हुए होने चाहिए। क्यों नहीं लगे हुए? कैमरे कोई महंगी चीज़ तो नहीं है, आपका ख्याल है कि इस पर बहुत। ये मुझे याद है वज़ीर दाखिला साहब थे वो हरी टाई वाले, अब मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, इतनी दफ़ा ले चुका हूँ। तो उन्होंने कोई 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने कहा इसको 9 अरब का कर दें। भाई 1 अरब का 9 अरब का कैसे कर दें? वो आदमी भाग गया। उसने कहा भाई कोई हद होती है, 10-20%, 30% तो इजाफा हो सकता है, लेकिन ये है कि आपकी जेबें भरने के लिए 9 गुना तो नहीं हो सकता। हारून साहब, आपने जिस तरह से पुलिस के हवाले से, जराइम के हवाले से बात की, अलमिया तो ये है कि सबको अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र है, सियासत की फिक्र है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है, मगर कराची के जराइम के हवाले से कोई बंदा बात नहीं कर रहा। सईद गनी साहब कहते हैं कि हम मानते हैं कि जराइम बढ़ रहे हैं, मगर ये हमारी नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो जराइम को कंट्रोल करे। तो पुलिस किसकी है? पुलिस फिलिपाइन की है? वो पुलिस उनकी जिम्मेदारी है। कराची अपना आईजी साहब को तो मैं जानता हूँ, उनकी दयानतदारी पे तो कभी कभी किसी ने कलाम नहीं किया, और ज़हीन आदमी भी हैं, कई दफ़ा मैं उनसे मिला हूँ, और इत्तफाक से मैं उन्हें पहले से जानता था आईजी बनने से पहले। तो वो पुलिस में अगर मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही, या तकर्रियाँ ठीक नहीं हो रही, या तैनातियाँ ठीक नहीं हो रही, या भर्ती ठीक नहीं हो रही, तो उसको ठीक करें ना जी। तो हमारी नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ही तो सूबाई हुकूमत को करना क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना होता है, सबसे अहम बात यह है। तो अगर वो सईद गनी साहब ये फरमाते हैं तो ये ताज्जुब खेज बात है, इस पर क्या अर्ज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, क्या सिंध गवर्नमेंट जो है वो इतनी गरीब हो गई है कि 1.5 से 2 लाख कैमरों हर आईजी के साथ उनका तसादम रहा है? जो आईजी आता है जी 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 बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। मैं अपना सवाल कंटिन्यू कर, अच्छा, मेरा सवाल हारून साहब ये था कि क्या पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट इतनी ज्यादा गरीब हो गई है कि 1.5 से 2 लाख कैमरों की डिमांड की है पुलिस ने, वो भी पूरे नहीं किया जा सकते? क्या कोई पैसा नहीं है हुकूमत के पास वहां पर? आपको बताया था सिंध में फार्मूला ये है कि 35% तो पहले ही हड़प कर लिए जाएंगे, यानी बजट बनाया ही इस तरह जाएगा, कोई बजट हो, कोई मंसूबा हो, 35% तो हड़प कर लिए जाएंगे। सही। फिर बाकी पैसों में से भी जाहिर है मुख्तलिफ लोग अपना ऐसा मांगेंगे। वो एक बड़े इम्पोर्टेंट आदमी उसके सिंध हुकूमत के, वो किसी को अपनी एक गन दिखा रहे थे किसी प्रोग्राम में, अचानक मेरी नज़र पड़ी टीवी पे, तो उन्होंने कहा इसकी कीमत क्या? उन्होंने कहा ये इसकी कीमत का तयन नहीं किया जा सकता, ये एक नादरे रोज़गार चीज़ है, ये अब नहीं बनती।
तो ये अपना वो आप देखते नहीं है असले की नुमाइश और कीमती गाड़ियाँ, यानी फिर मिसालें दी जाती है कि यूरोप में फलां आदमी जो है वो बाइसिकल पे जाता है वज़ीर आज़म जी, और उनकी बेगम जो है, मैं वहाँ गया था सूडान में, तो पता चला 2000 में कि वज़ीर आज़म सदर साहब जो हैं उनकी बेगम बसों में सफ़र करती हैं, और सदर साहब भी कभी कभी कर लेते हैं बस में सफ़र, कभी सेमिनार में पिछली सब में भी आके बैठ जाते हैं। तो मैं उनका घर देखने के लिए गया तो मैं हैरत ज़दा ही रह गया। स्पीकर का जो सबसे अहम आदमी होता, पहले भी शायद अर्ज किया था, एक कच्ची गली में था, बिल्कुल कच्ची गली में, मकान अच्छा था, बस 10 मरले का मकान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। दायरा को पैमाइश तो मैंने नहीं की, 7 मरले का था या 10 मरले का था, एक सादा सा घर था। तो मैंने कहा सदर साहब का घर दिखाएं, उन्होंने कहा क्या करेंगे देख के, इसी तरह का घर है बस। तो वो अब आप इतने ज़्यादा अखराजात आप हुकूमत पे करेंगे, एक एक सेक्रेटरी और एक एक जो वज़ीर है, 6-6, 8-8, 10-10 गाड़ियाँ हैं और उनका अमला है, तो जाहिर है हुकूमत का साइज। रैगन ने इस नारे पे इलेक्शन जीते थे कि मैं हुकूमत का साइज़ छोटा करूँगा और टैक्स घटा दूँगा। उसने टैक्स घटाया, हुकूमत का साइज़ छोटा किया। हुकूमत का साइज़ बहुत बड़ा है। हमारी सिविल सर्विस जो है ये 60% कम की जा सकती है, 60%। मुझे याद है एक ट्रैवलिंग एजेंसी थी एक पाकिस्तानी की, तो उसने कहा बहुत बड़ी ट्रैवलिंग एजेंसी है, उसमें 13 आदमी काम करते हैं। मैंने कहा ये 13 आदमी काम कर, बड़ी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा वो 13 आदमी काम करते हैं, पाकिस्तान की तरह थोड़ी है, लंच का वक्फा होता है, चाय पीते रहते हैं, गप्पे हाँकते रहते हैं। वो 13 आदमी 39 आदमियों के बराबर काम करते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तानी काम नहीं करते। मैंने आपको एक वाक़या बताया था, आपको याद है, कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पे मैंने पीआई के मैनेजर से कहा हमारे लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है? उन्होंने कहा 2 गुना बेहतर बाकी एयरलाइन से। हमारा आदमी ये नहीं कहता कि ये उससे जब कहा जाए कि जल्दी करो तो वो लड़ता झगड़ता नहीं है। अगर आप स्वीडन की या डेनमार्क की या ब्रिटिश एयरलाइन के आदमी से कहें तो वो कहता मुझे दबाव ना डालो, मुझ पर, मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश ना करो। लेकिन हमारा आदमी जो उसे दुगनी रफ्तार से काम करता है। जहां काम आप करना चाहते हैं वहां करते लोगों की तरबियत ठीक है, तरजीहात दुरुस्त हैं, मॉनिटरिंग, अबव ऑल मॉनिटरिंग, निगरानी है। ये क्या पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में नहीं थी? क्या इसने दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस नहीं बनाई? क्या हमारी रेलवे मुनाफा नहीं कमाती थी? क्या हमारे और अदारे अच्छे नहीं थे? इनके क्या स्क्वाश में पाकिस्तान ने दुनिया को हैरत ज़दा नहीं कर दिया था? क्या हमारी क्रिकेट टीम पै दर पे फतुहात नहीं हासिल करती थी? बिल्कुल। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आप निगरानी छोड़ देते हैं, तवज्जो नहीं देते, काम लिया जाता है लोगों से, काम के लिए माहौल पैदा किया जाता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हारून साहब, जहां तक आपने रेगन की मिसाल दी थी कि उसने ये वादा किया था कि मैं हुकूमत का साइज छोटा करूंगा, तो आपको याद होगा कि 2018 में पीटीआई की हुकूमत आने से पहले इनका भी यही नारा था, हम हुकूमत में आएंगे तो हुकूमत का साइज छोटा करेंगे। छोटा किया था मगर फिर बहुत ज्यादा बड़ा इन्होंने कर दिया साइज। आपको तो याद होगा अच्छे से, इनका नारा भी था ये। देखिए, मुझे एक एक बात याद है, सिर्फ यही क्या, और भी बहुत सी बातें याद हैं। वो बातें भी याद हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं आई हैं, वो भी याद हैं। कभी मैं लिखूंगा, इस वक्त नहीं लिखना चाहता, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। बात यह है कि इनकी तो चलिए इस मामले में हम इन्हें रियायत दे सकते हैं, इनकी मजबूरियाँ हैं, हलीफ हैं, लोग हैं, जब आप उन्हें वजारत न दें। ये जो लोग चीख रहे हैं इस वक्त, उनमें मुमकिन है बात वज़ीर ही बनना चाहते हो। अब हम लोगों के दिलों में तो नहीं झांक सकते, उनकी नीयतों का हाल तो हमें मालूम नहीं है। तो उस वही तो काबिल माफ़ी है। अगरचे इससे नुकसानात होते हैं, जब साइज़ बहुत बड़ा होता है तो बात नहीं हो सकती। वो जब 4-6 आदमी हों, 7 हों, 10 हों तो मशवरा हो सकता है। 40, 50, 60 आदमी से क्या मशवरा हो सकता है? और फिर ये हाल ये है कि कैबिनेट का इजलास इधर ख़त्म होता है। ये कितनी दफ़ा ये बात मैंने पॉइंट आउट किया, आपको याद है? जी जी। इधर कैबिनेट का इजलास ख़त्म होता है, उधर कोई रिपोर्टर खबर टाइप कर रहा होता है। यानी ये जो अभी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुआ कि इधर इजलास ख़त्म हुआ और उधर सारी हर चैनल पे उसकी तफसीलात आ रही हैं। भाई इस कदर गैर जिम्मेदार लोग हैं। दफ्तर की बात दफ्तर में होती है, पार्लिमानी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में होती है, कैबिनेट में इमरान खान साहब ने आज तक गौर नहीं फरमाया, और फरमाया है तो इस पर सब्र करने का फैसला किया कि भाई इधर लोग वजीर अपनी कारों में बैठते हैं और इधर व्हाट्सएप पे वो बताना शुरू करते हैं रिपोर्टरों को, हमें मालूम है
कौन सा वजीर किस रिपोर्टर को खबर देता है? बात के नाम हमें मालूम है, इमरान खान साहब को क्यों मालूम नहीं है? और अगर मालूम है तो उन्हें मना क्यों नहीं करते? सही, इस तरह हुकूमतें चलती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी जिसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, मगर वो तमाम चीज़ें जो अब तक पोशीदा है और सामने उस तरह से नहीं आ सकी, उनके निकात के हवाले से हम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कल भी हारून साहब हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, इसकी ज़रूरत और मकसद के ऊपर बात की थी, मगर इसके काबिल तवज्जो निकात कौन से हैं ये अभी तक सामने नहीं आ सके। आपने इसको देखा है, क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया है? जी, कुछ काम किया भी है और कुछ पहलू तिश्ना भी हैं। मैंने एहतियातन इन्हें लिख लिया है, ठीक है, ताकि कोई इबाम ना रह जाए और कोई तिश्नगी ना रहे। सही। देखिए, बुनियादी नुक्ता यह है कि चूँकि किसी भी वक्त जारहियत का दुश्मन इर्तिकाब कर सकता है। हमेशा ऐसा ही होता है, जब आपका एक दुश्मन है तो उससे खैर की तवक्को तो नहीं की जाती, किसी वक्त भी कर सकता है। और भारत की तो पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो ऐसी सूरत में कौमी ताकत के सारे अवामल इस्तेमाल के, हर वो चीज़ जो इस्तेमाल की जा सकती है वो की जाएगी, पूरी कौम को और उसकी पूरी सलाहियत को, और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इक़्तिसादी क़ुव्वत बढ़ाई जाएगी। गालिबन अहम तरीन नुक्ता ये है कि इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाई जाएगी, ताकि वसाइल मुहैया होंगे तो आप असला बनाएंगे और असला ख़रीदेंगे। और बैरूनी प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाएगा। वो डिसइंफॉर्मेशन लैब आपको मालूम है ना, 750 वेबसाइट्स जी। तो ये इस वक्त तो असल जंग यही है। यानी एक तो है तकरीब कारी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए और ग्रोहों के ज़रिए, ये NGOs के ज़रिए डिसइंफॉर्मेशन। सही। ये जो अखबार नवीस बात प्रोपेगेंडा करते हैं तो ये उसका हिस्सा है। इनमें से अगर निगरानी इनकी की जाए तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाद NGOs हैं जो वो जासूसी करती हैं और मालूमात फराहम करती हैं दूसरे मुल्कों को। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दिफाई सलाहियत बढ़ाई जाएगी। देखिए, इसमें तो पहले ही से काम हो रहा है और चीन के ताबन से हो रहा है। आपको पता है कि चीन इसमें बाद पहलों में अमेरिका से आगे निकल गया है। अब तो उन्होंने मसनूई सूरज भी बना लिया है, जो ख़ास इलाके के लिए महदूद इलाके में तपश फराहम करता है और सूरज से ज़्यादा फराहम करता है। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल में खुद मुख्तारी, ठीक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी हासिल की। हमने अल खालिद टैंक बनाया है, जो दुनिया का बेहतरीन टैंक नहीं है, पर बेहतरीन टैंकों में से एक है। और हमने जहाज़ बनाया है और मज़ीद वो J-10 भी बनाने वाले हैं, उसके भी काम शुरू हो चुका है। और असला की दौड़ में शामिल हुए बग़ैर कम से कम जौहरी सलाहियत, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ऑलरेडी इंडिया से ज़्यादा है और उम्मीद है कि हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, इसलिए कि ये आखिरी हथियार आपका यही है। और इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करना होता, इसका खौफ पैदा करना होता है। और इसी वजह से जावलक ने इसको इस्तेमाल किया था। इंडिया हमले का फ़ैसला कर चुका था 1987 में, मगर हमला नहीं कर सके थे। टांगें काँप रही थी राजीव गांधी की जब जावलक ने उससे कहा कि अगर ऐसा किया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि नामो निशान मिटा देंगे बस शहरों का। जाहिर है मकसद ये तो नहीं था कि एटम बम से हमला किया जाएगा, मकसद ये था कि हमला रोका जाएगा। ये हमला रोकने के लिए है। मैं अपने इस मौके पे बहरहाल कायम हूँ पूरी तरह आज भी कि इंडिया हमला करेगा ही नहीं। कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर सकता है और उसका जवाब भी उसे मिल जाएगा। वो पाकिस्तान बेदस्तपा तो नहीं है, फौज का साइज़ छोटा है, डिटर्मिनेशन कम नहीं है, सलाहियत कम नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी वार हार्डन्ड आर्मी है, पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत उससे बहुत ज़्यादा है। ये जो बात कही है यानी जनरल बाजवा ने, मेरा ख्याल है एक फ़िक्रे में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। वो ये है कि फ़ौजी क़ुव्वत जो है वो कौमी सलामती का सिर्फ एक जुज़ है। सारे पहलू बरूए कार आने चाहिए, तमाम पहलू। और ज़ाहिर है उससे मुराद क्या है? उससे मुराद इक़्तिसादी क़ुव्वत है और कौमी हम आहंगी है। कौमी हम आहंगी 65 में सारी कौम पुश्त पे खड़ी थी फ़ौज के,
और अचानक हमला हुआ था, ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था बिल्कुल। लाहौर और सियालकोट पे बॉर्डर पे पूरी आर्मी उतनी डिप्लॉयड नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, मगर दोनों जगह हमला रोक दिया गया। कौम पीछे खड़ी है, ये भी ठीक है कि रोका तो लड़ने वालों ने, जो टैंकों के सामने सीने सफर हो गए, लेकिन कौम भी तो पुष्ट पे खड़ी थी, उससे मोराल बुलंद होता था। यही एक रास्ता है। जंगें सिर्फ फौज नहीं जंग लड़ा करती, कौमें लड़ा करती दुरुस्त, कौम दिफा करती है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसके देखिए बेसिक पॉइंट्स क्या हैं कि कौमी सलामती कमेटी का बाकायदगी से इजलास होगा और पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाता रहेगा। प्रोपेगेंडे की जंग में अफवाज को हुकूमत की मुकम्मल हमायत हासिल रहेगी। बरामदात अगर नहीं बढ़ाई जाती तो सरमाया मौजूद नहीं होगा, यानी कौमी दिफा के लिए सरमाया। इंडिया का बजट सिर्फ दिफाई बजट हमारे बजट से दुगना हो गया है। फिर ये कहा कि सरमायाकारों के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं और उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। सही। आने वाले वक्तों में पानी का चैलेंज है, हम 10 डैम बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए, ये ठीक है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर डिसएग्री किया जाए, लेकिन पानी का चैलेंज सिर्फ डैम बनाने से नहीं पूरा होगा। डैम तो बहुत, अयूब खान के दौर के बाद पहली दफ़ा डैम बन रहे हैं, ये बड़ी यानी खुशाइंद बात है। लेकिन पानी वेस्टेज बहुत है, ज़मीन हमवार नहीं है। कहीं पानी खेत में खड़ा होता है, ज़्यादातर ज़मीन अच्छी है, और कहीं पानी सैराब भी चढ़ता ही नहीं है। लेज़र लेवलिंग ज़रूरी है, पेस्टिसाइड्स में मिलावट ख़त्म करना ज़रूरी है। सही, ठीक। और खाद का बर वक्त, ये खाद का क्राइसिस आपने देखा, अब उस पर हम बात करते रहे, मजीद उसमें इजाफे की ज़रूरत नहीं है। और पानी फ्लड इरिगेशन नहीं हो सकती। अब वज़ीर आज़म साहब को मालूम होना चाहिए, ये बात उन्हें कहनी चाहिए थी। अब फव्वारे लगाए जाएंगे और ये मुमकिन है। मुमकिन इस तरह है कि अरब ममालिक फूड सिक्योरिटी के लिए उन्हें ज़रूरत है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो फवाद चौधरी ने कहा कि शहरियत दे दी जाएगी, उसमें एक तो अफ़गान सरमायाकार हैं जो तुर्की में, मलाइशिया में, ईरान वगैरह में सरमायाकारी कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ शहरियत दी जाए और वो यहाँ सरमायाकारी का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। अगरचे उसकी और शरात भी है, मैं उसकी बात करता हूँ। अच्छा, तो दूसरा, वो अरबों को खुराक चाहिए, पानी नहीं है। बहुत कम अरब मुल्क हैं, यानी मिस्र है जहाँ पानी है, कोई एक आध और हो सकता है, उन्हें खुराक की ज़रूरत है। तो आपके पास जो 2-2.5 करोड़ एकड़ पड़े हुए हैं, आप उन्हें सैराब कर सकते हैं। पानी की ज़रूरत है ना, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती मट्टी को फसल उगाने के लिए। तो फव्वारों से आप पानी लगाएं तो 90% कहा जाता है। अगर 70% पानी भी बच रहे तो 1 इंच भी ऐसा नहीं रहेगा जो सैराब न किया जा सकता। आप उन्हें दें, फर्ज कीजिए 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की लीज पे दें उन्हें ज़मीन कि आप इसमें खुराक उगाएं, और वो उगाएंगे तो इतनी खुराक होगी कि उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी और हमारे यहाँ भी अनाज सस्ता हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ठीक है। फिर ये है कि फसलें अब बदल गई हैं, अब ये सिर्फ गंदम और चावल पे नहीं है, दुनिया में और बहुत सी कीमती चीजें आप जानते ही हैं, मैं उसका जिक्र करता रहता हूँ। ठीक है। इस्लाहात के हवाले से हारून साहब, इदारों के अंदर इस्लाहात के हवाले से पॉलिसी में क्या तय किया गया है? कुछ भी नहीं है जी। पुलिस को बेहतर बनाया जाए, क्या बेहतर बनाया जाएगा? वो आप बताएं क्या बेहतर बनाया जाएगा? भाई, पुलिस में आपने नासिर दुरानी को लेके आए और वो चले गए और इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। एक आईजी आया चला गया, दूसरा आया चला गया, पसंद नहीं आया बुजदार साहब को, तीसरा आया चला गया, चौथा आया चला गया। FBI में क्या इस्लाहात की आपने? जिक्र ही नहीं है FBI का। मुझे बड़ी हैरत हुई। अदलिया जो है, जिसकी हालत इतनी खस्ता है, 120वें नंबर पे है, और जिसके अहलकार, जजेस में तो हैं अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पुलिस जो अहलकार हैं वो तो सारे के सारे करप्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अदलिया की इस्लाह के, पुलिस और अदलिया और FBI की इस्लाह के बगैर आप कैसे कर लेंगे? सिविल अदारों की मजबूती को उस पर जोर। बहरहाल एक पॉलिसी पेश की गई है, उसमें खामियां हो सकती हैं, मगर ये खुशाइंद है। अपोजिशन के पास मौका है कि इसमें इनपुट दे, तजावीज़ पेश करे। ये कोई हतमी मुसब्बदा तो नहीं है, इस पर बहस की जाए। अगर हम जिंदा रहने के आरजुमंद हैं और आप रुमानदाना तौर पर जिंदा रहने के आरजुमंद हैं, तो
दूसरी चीज़ों के अलावा इस पॉलिसी को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, मीडिया भी इसमें इनपुट दे सकता है। दुरुस्त, एक आखिरी सवाल हारून साहब, ठीक है, इस पॉलिसी से सिर्फ सनसनी फैलाना ही मकसूद नहीं है तो मीडिया भी इसमें इनपुट दे सकता है। ठीक है, मुझे एक आखिरी सवाल पॉलिसी से रिलेटेड ही करना है हारून साहब, आपके नज़दीक कौन से ऐसे 3-4 बड़े मसाइल हैं जिनके हवाले से बात होनी चाहिए थी मगर नहीं हो सकी? तालीम का मसला आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत इसके ऊपर सरमायाकारी करे, हुकूमत इसके ऊपर पैसा लगाए, तालीम को आम करे, और कौन कौन से बड़े मसाइल हैं? नंबर एक, तीन चीजें। नंबर एक, तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पास एक ट्रेंड वर्क फोर्स होनी चाहिए जो चीन के पास थी, 5, 7, 10 जमातें आदमी पढ़ा हुआ हो, कोई एक हुनर जानता हो। तालीम ज़रूरी है और हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, आपका एटम बम किसने बना के दिया? इंजीनियर्स ने बना के दिया ना, मिसाइल उन्होंने बना के दिया ना। आपके पास बहुत शानदार टीम है। गुलाम इसाक खां इंस्टीट्यूट दुनिया का 8वां बेहतरीन इंस्टीट्यूट था। हम दुनिया में माशी एतबार से कहाँ खड़े हैं? कहीं 50वें नंबर पे खड़े होंगे, जो भी इशारे आते हैं वो कहीं 120वें नंबर पे हैं, किस पे 8वां बेहतरीन अब नहीं है। इसलिए कि जब तक गुलाम इसाक खां थे, जब तक डॉक्टर अब्दुल कदीर उसकी निगरानी करते थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुझे बताया, एक मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनके यहाँ एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये दुनिया के जलजले पर निगाह रखने वाले बेहतरीन साइंसदानों में से एक है और बरतानिया के लिए काम कर रहे हैं। सही। हमारे जफ़र इकबाल साहब जो मशहूर शायर हैं, कालम भी लिखते हैं, उन्होंने कोई 20-25 साल पहले मुझे याद पड़ता है लिखा था कि फ्रांस का नंबर 1 साइंसदान जो है वो पाकिस्तानी है। आपकी सारी जो है यानी जहानत वो बाहर चली जाती है। आपके कानकुन ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, और आप ठेका देंगे गैर मुल्की कंपनियों को, रकोटक का या सवात में जहाँ भी आपने माइनिंग करनी होगी। तालीम ज़रूरी है। और बाकी तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि फलां इदारों को बेहतर बनाना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले हारून साहब, आप दुनिया के बड़े कारनामों के हवाले से बात कर रहे थे, साइंस की भी आपने बात की, साइंस की भी आपने बात की, तालीम की बात की, अभी चाइना के हवाले से आपने मसनूई सूरज की बात की। पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? दुनिया तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, एक और अहम बात, अगले 15 साल में 10-15 साल में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पर तवज्जो देनी होगी, जिसमें आप बहुत पीछे रह गए। अयूब खान के दौर के बाद कभी भरपूर काम इस पर नहीं हुआ। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आपकी फैक्ट्रियाँ लोग यहाँ से उठा के बांग्लादेश और श्रीलंका ले गए, मलाइशिया सर में जाके सरमायाकारी की लोगों ने। वो उस माहौल फराहम करना होगा, और ये इस खींचा तानी के माहौल में, इस तलखी के माहौल में ये मुमकिन नहीं है। ये तलखी कम करनी पड़ेगी। सही है, ठीक है। मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगी हारून साहब। एक तो आपने मसनूई सूरज के हवाले से चाइना ने तरक्की की है, मगर इसके साथ साथ जो एक नई टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसने भी हारून साहब एक हल्का मचा कर रख दिया दुनिया में। देखिए, हबल आखिरी बड़ी टेलीस्कोप थी जो 600 किलोमीटर के फासले पर थी ज़मीन से। ये पहुंच गई है कल 15 लाख किलोमीटर के फासले पे, 15 लाख किलोमीटर के फासले पे, और नए उफ़क़ दरियाफ्त करेगी कायनात के। देखिए, कुरान मजीद ये कहता है 7 ज़मीनें हैं और 7 आसमान हैं, और उन सब पे हमारा हुक्म उतरता है। ये अभी 15-20 बरस पहले तक तो दूसरी यूनिवर्स का तसव्वुर ही नहीं था, इस ऑप्शन पे गौर ही नहीं कर रहे थे साइंसदान, अब कर रहे हैं। कुछ अरसे से इस पे गौर कर रहे हैं। खुद अपनी कायनात के बारे में बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए कि सीढ़ियाँ थीं। अब एक चंद बरस पहले एक अमरीकी साइंसदान ने कहा कि हाँ सीढ़ियाँ हैं, और अगर हम उन तक पहुँच सकें तो आसमान की बुलंदी तक पहुँच सकते हैं। वो तो खैर कब होगा, खुदा जाने कब होगा। इसमें देखिए, ये एक बड़ा, इतना बड़ा ये एक वाक़या है, हैरत अंगेज़, ये तारीख़ साज वाक़या है। 300 एक तो पहले ये है कि वो उसका साइज़ इतना बड़ा था
कि उसको फोल्ड करके यानी तह करके एक रॉकेट के जरिए पहुंचाया गया, वैसे नहीं पहुंचाया जा सकता था। हैरानकुन। दूसरी बात यह है, और फिर अनफोल्ड कर दिया गया, खोल दिया गया, और कामयाबी के साथ, कोई उसमें खराबी नहीं। तीसरी अहम बात यह है कि 334 पुर्जे थे उस सिस्टम में कि जिसके जरिए उसे ऑपरेट करना था जमीन से, सही, उसे कंट्रोल करना था, उससे काम लेना था, और उनमें से एक पुर्जा भी अगर खराब हो जाता तो वो काम ना करती, मिशन फेल हो जाता। कल ये खबर आई कि 334 के 334 पुर्जे ठीक काम कर रहे हैं, और आपके पास मालूमात का एक अंबार होगा। सही है, ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। अब वो सूरज का है। हारून साहब ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आके मसनूई सूरज के हवाले से कुछ मैं आपके साथ बात करूंगी। एक ब्रेक से वापस आके जो दूसरा बड़ा कारनामा है सुपर पावर चीन के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर सानेहा मरी के ऊपर पूरी कौम का दिल अब भी अफसुर्दा है। इसके हवाले से नए हकायक सामने आए हैं, उसकी कुछ डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है इस सेगमेंट के हवाले से। मसनूई सूरज का कारनामा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, सूरज का तो बहुत सिंपल है, यानी उन इलाकों के लिए जहाँ सूरज की तपश नहीं पहुँचती थी। बहुत बड़े पहाड़ होते हैं जिसकी दूसरी समत पे धूप नहीं पहुँचती। हमारे यहाँ सवाबी में पंचपीर एक बड़ा मशहूर गांव है, मेजर आमर साहब का ताल्लुक है जिस इलाके से जी, और जिसे शोहरत मिली उनके वालिद की वजह से, उसकी मैं वहाँ गया हूँ बारहा। तो पहाड़ इस तरह सीधा खड़ा हुआ है कि दोपहर में धूप आती है दूसरी तरफ। इस तरफ पंचपीर है, इस तरफ जो गाँव है इसे काला गाँव कहते हैं। उसके बहुत से लतीफ़े हैं, खैर ये तो मौका नहीं है लतीफ़े सुनाने का। तो वो वहाँ पे मसला होता है कि जब धूप आएगी देर से तो किस तरह काश्तकारी होगी, और उन लोगों के अंदाज़े फ़िक्र में फ़र्क होता है। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है। सूरज से नहीं बन सकता, वो तो अल्लाह ताला ही बना सकता है, लेकिन आप ये तो कर सकते। कई अशरों की मुशक्क़त है, देखिए ना, कि ऐसा वो उन्होंने कर लिया कि सूरज से ज़्यादा तपश भी पैदा कर सकता है वो। अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि सूर्य से ज़्यादा तपश दरकार होगी, खैर साइंसदान इस पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।